अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नवाज शरीफ के बरखा दत्त से मुलाकात की बात करेंगे। पंजाब कॉलेज में वो बच्ची के रेप के हवाले से जो ताज़ा तरीन है उस पर बात करेंगे। और आइनी तरमीम में फजल रहमान के बयानात और उनके मुसव्वदे में जो तजादात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ऐसा क्या हुआ है कि नवाज शरीफ के करीबी जितने सहाफ़ी हैं वो इस वक्त आग बरसा रहे हैं और नवाज शरीफ को उनकी बरखा दत्त के साथ मुलाकात कुछ पसंद नहीं आ रही। बरखा दत्त भारत की बड़ी क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस खातून को शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से वीज़ा नहीं दिया गया और फिर नवाज शरीफ और मरियम की तरफ से हुकूमत को सिफारिश की गई और ये कहा गया कि बरखा दत्त को वीज़ा जारी किया जाए और बरखा दत्त को वीज़ा मिल गया। क्योंकि इंडियंस के हवाले से नवाज शरीफ अपने दिल में एक ख़ास मोहब्बत रखते हैं, वो आप सब जानते हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आज तक कुलभूषण के बारे में कभी कोई जुमला बोला ही नहीं। उन्होंने मोदी को अपने घर में अपनी नवासी की शादी के मौके पर बुलाया था, यानी मरियम नौटंकी की बेटी की शादी के मौके पर, और तब भी वो सारे का सारा डेलीगेशन जो उस वक्त किसी और मुल्क के दौरे पर था और स्पेशली इस शादी में चंद लम्हात की शिरकत के लिए बगैर वीज़ा के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा था। और अभी आप लोग कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को गद्दार ना समझें या ना कहें। जो मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के डेलीगेशन को बगैर वीज़े के उतरने देता है, वो अपने मुल्क के साथ कितना मुखलिस हो सकता है, इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बरखा दत्त को जैसे वीज़ा मिला वो सीधी जाती अमरा पहुंची और नवाज शरीफ और मरियम से मुलाकात की, और ये मुलाकात काफ़ी तफसीली और घंटों पर मोहित रही। और फिर बरखा दत्त मरियम के ऑफिस में भी गई, वज़ीर आला हाउस में, और जाके उनकी कारकर्दगी चेक की। अब वो भारत जाके इस पर एक पूरी लंबी चौड़ी और बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेंगी और बताएंगी कि पंजाब की वज़ीर आला ने यह कर दिया, वो कर दिया। क्या नवाज शरीफ ने बरखा दत्त को ये बात बताई कि मैं और मेरी बेटी और मेरा भाई और मेरे भतीजे हम सब फॉर्म 47 की पैदावार हैं और हम सब इलेक्शन हार चुके हैं? क्या बरखा दत्त को खुद इस बात का एहसास है कि उसके अपने मीडिया ने इतना वावेला किया था पाकिस्तान के इलेक्शन पर, जिसमें उनका अपना मीडिया ये बता रहा था कि इमरान खान को जीते हुए को हरवा दिया गया और नवाज शरीफ जो कि हारा हुआ था उसे जितवा दिया गया? नवाज शरीफ के हवाले से एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नवाज शरीफ के चेहरे पर कभी आपने तासुरात नहीं देखे होंगे। ये एक्सप्रेशन लेस आदमी है, बल्कि आपको इसकी शक्ल देख के हमेशा यूँ लगेगा कि जैसे ये सदमे में है। हर वक्त सदमे जैसी शक्ल रहती है इसकी। जैसे किसी के घर में कोई फौतगी हो जाती है ना, तो चेहरा उतर जाता है, इस तरह का चेहरा रहता है हर वक्त इसका। लेकिन जब भी कभी किसी भारतीय के साथ मुलाकात होती है तो आप माफ़ी चाहता हूँ, आप पुरानी तस्वीरें भी उठा के देख लीजिए, मोदी के साथ मुलाकात या जितने डेलीगेशन आते हैं, और अब बरखा दत्त आई है तो आपकी तस्वीरें भी देख लीजिए। नवाज शरीफ के चेहरे पर तासुरात चेंज हो जाते हैं बिल्कुल जब किसी भारतीय से मिलते हैं। ये बंदा खिल उठता है। आप इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तब देखेंगे या इसके दांत या बतीसी तब देखेंगे जब इसको कोई भारतीय मिल रहा होगा, वरना तो हर वक्त शक्ल रोने वाली रहती है। इसके वालिद गिरामी इसको अदाकार रंगीला के पास लेके गए और रंगीला को उन दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलता था। उनका ख्याल था कि मेरा बेटा बेवकूफ़ और अहमक सा है, लेकिन चलो फिल्मों में तो एज हीरो चल ही जाएगा। थोड़े दिनों के बाद रंगीला साहब का जवाब आ गया मियाँ साहब को। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब माफ़ी चाहता हूँ, अपना बच्चा वापस ले लीजिए, इसके चेहरे पर तो एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है, तो ये हीरो कैसे बनेगा? सो ये नवाज शरीफ वो है जो भारतीयों के आने पर खिल उठता है लेकिन पाकिस्तानी लोगों से मुलाकात नहीं करता। और यही वजह है कि आज नवाज शरीफ के अपने ज़ाती मुलाजमीन जो समझे जाते हैं टाउट सहाफ़ी, वो भी इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि मियाँ साहब आप हमें तो बुला लेते। अच्छा, लौंडे लपाड़े को ही सुन लीजिए, वो चिल्ला आ रहा है इस बात के लिए कि मियाँ साहब हमसे, चलो मुझे भी छोड़ दीजिए, फलां को भी छोड़ दीजिए, फलां को भी छोड़ दीजिए। बरखा दत्त के लेवल की हमारे पाकिस्तान में भी एंकर्स हैं, लेडी एंकर्स, आप उनमें से ही किसी को टाइम दे दीजिए। आपने कभी सोचा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी एंकर्स को टाइम क्यों नहीं देता? और अगर कभी ये गलती से टाइम दे भी दे तो इसके नौरतन जो हैं वो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं और सारा इंटरव्यू वही बता रहे होते हैं। आपको तलत हुसैन का वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें उसने फिर एहसन इकबाल को या शायद परवेज रशीद को झाड़ पिला दी थी कि सरकार मुझे बात तो करने दे, उनको जवाब तो देने दे, सारा इंटरव्यू तो आप बोल रहे हैं। नवाज शरीफ बोल ही नहीं सकता। नवाज शरीफ के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है। नवाज शरीफ के पास वोकेबलरी नहीं है, क्योंकि ये किताब के नज़दीक ही नहीं जाता, ये पढ़ता लिखता ही नहीं है, इसको शौक ही नहीं है। तोशा खाना से इस खानदान ने सब कुछ लिया सिवाय किताबों के। चलिए, नवाज शरीफ को भारतीय
ताल्लुकात मुबारक हों, क्योंकि असदुल्ला खान ने खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने रॉ की एक एजेंट से शादी की हुई है और उसमें से एक बेटा भी है जो कि लंदन में मुकीम है। ये असदुल्ला इसका जवाब दे सकते हैं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुबैना तौर पर मैं कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कॉलेज में होने वाली बच्ची के साथ रेप के वाक़यात के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं। आईजी पंजाब या दूसरी पुलिस फोर्स ने ये कह दिया कि जी ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। यार ये इतने बेज़मीर और बेशर्म लोग हैं कि जिसकी हद नहीं है। इन बगैरतों को ये पता ही नहीं चलता कि हमने बोलना क्या है। असल में ये सारे के सारे बुखला चुके हुए हैं, इनको समझ नहीं, इन पर प्रेशर इतना है। एक तरफ से इन पर माफिया का प्रेशर है कि तहरीक इंसाफ को कुचल दो, और दूसरी तरफ आवाम का प्रेशर है कि जिसमें लोग इनको बददुआएं भी दे रहे हैं और लोग इनको सलवातें भी सुना रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, दे रहे हैं इनको। खैर बकने का लफ्ज़ मैंने गलत बोल दिया, मतलब गालियां इनको पढ़ना चाहिए, इनको गालियां, क्योंकि ये इसी काबिल है। लेकिन अब पुलिस का वो एसएचओ है या पता नहीं वो कौन है जो कॉलेज के अंदर खड़ा होकर कह रहा है कि जो बच्चियां कॉलेज क्लास के अंदर चली जाएंगी उनके लिए बेहतरी है, वरना ऐसा ना हो कि यहां कुछ और हो जाए। अब खबीस इंसान, तो पुलिस का एक मामूली सा मुलाजिम आदमी है, तुझे शर्म नहीं आई बच्चियों को यह बात कहते हुए कि यहां को फिर और कोई वाकया रूनुमा ना हो जाए? यानी ये फिरौनियत, ये घमंड, ये गुरूर, ये तकब्बुर सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे पीछे एक डायन, एक चुड़ैल और पाकिस्तान की वो कलेजा चुबाने वाली सबसे मनहूस औरत खड़ी हुई है। सिर्फ इसलिए तुम लोग इतना इतराते हो, वरना वो लम्हा याद करो जब वकला ने तुम्हें फेंटी लगाई थी और तुम भागते नजर नहीं आ रहे थे। वो वक्त याद करो जब आवाम तुम्हारे पीछे होती है और फिर तुम अपने अपने शूज भी और अपने हेलमेट भी और अपने अपने डंडे भी छोड़कर भागते हो। ऐसा वक्त ना आने दो। ये वक्त वैसे है तो करीब, किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है और लोग उठ सकते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। इस कॉलेज की सीसी फुटेज क्यों गायब कर दी गई? उस गार्ड को क्यों अरेस्ट किया गया? प्रिंसिपल को क्यों मुअत्तल किया गया? उसको क्यों नौकरी से निकाला गया? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो ये फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? एक बच्ची की वीडियो, उसने खुद तो वो नज़र नहीं आ रही उसमें, लेकिन वो बच्चियों पर एक वीडियो बना रही है और साथ साथ वो बता रही है कि हमारी एक स्टूडेंट जो है वो रेप हुई है और इसमें कोई शक नहीं है और हम एहतजाज कर रहे हैं। तो ये लोग हमें धमका रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारे घर तक आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर उसका आखिरी जुमला जो था वो बड़ा कर्मनाक था। उसने कहा कि हमें यूँ लगता है कि अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, और यही वजह है कि हज़ारों की तादाद में रोज़ पासपोर्ट बन रहे हैं और लोग ये मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। गो के इस माफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया चली जाए, लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ हैं तब तक तो अमन शांति नहीं हो सकती। और मैं एक बार फिर वो बात दोहरा रहा हूँ, मेरे आका दो जहां नबी करीम का फरमान है कि जिसने औरत की हुक्मरानी की उसने कभी फलाह नहीं पाई। तो पंजाब ने औरत को हुक्मरान बना लिया तो नहुसत के साए इस पर तैरते रहेंगे। अगली खबर की तरफ आते हैं। फजलुर रहमान साहब ने अभी तकरीर की है और बज़ाहिर उसमें उन्होंने कहा है कि जी आइनी तरमीम के हवाले से ये जो आइन है ये हम इसके मुहाफ़िज़ हैं और आइन पर फ़लाँ 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 बंदे के दस्तखत हैं, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इस आइन को हम कैसे पार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो आइन का मसवदा ख़ुद तैयार किया है उसकी शिक नंबर 24 के मुताबिक, तो फिर अगर ये आइनी मसवदा पास हो जाता है तो पाकिस्तान तो शुमाली कोरिया बन जाएगा, ये तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा जिसमें किसी को कोई लफ्ज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वैसे तो अभी भी पाबंदी लगाई हुई अपनी तरफ से उन्होंने। ये तो सोशल मीडिया ना होता तो मेरा ख्याल है कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि यहाँ किसी की आवाज़ निकल जाती। पंजाब में आप देख लीजिए, लोग डरते हुए झंडा नहीं लगाते पीटीआई का, लोग फ़ोन पे बात करना गवारा नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं यार फ़ोन रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और एक भयानक खबर आप तक जो पहुंची है कि नहीं पता नहीं वो वीडियो कब की है, एक दोस्त की, उसने कहा है कि 11 करोड़ के करीब अफराद का जो डाटा है वो लीक कर दिया गया है उनके मोबाइल्स का। अब उसमें किसी की माँ, बहन, बेबी, बेटी, जितनी तस्वीर हैं उसमें अगर किसी के पास कोई गंदी फिल्में हैं या पॉर्न मूवीज़ हैं या किसी वो जो लव बर्ड्स होते हैं, जो कपल्स होते हैं, जो रातों को आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो भी सारी लीक हो गई है। और वो डाटा $2.1 अरब में बिका है डार्क वेबसाइट पर। अब ये सारी चीज़ें डार्क वेबसाइट पर चली जाएंगी और पाकिस्तान के 11 करोड़ आवाम में से अब खुदा जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हराम हो जाएंगी, उनका जीना हराम हो जाएगा। और मुमकिन है कि बहुत से लोग, आपको याद है एक बार पहले एक स्कैंडल आया था रावलपिंडी का, तो कितनी बच्चियों ने खुदकुशी कर ली थी। तो इसी तरह के हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये 3 बातें थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। आइनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो पाकिस्तान शुमाली कोरिया बन जाएगा। ये शिक फजलुर रहमान के आइनी मसवदे में है। जो कह रहे हैं वो कुछ और है, आईने मसवदा कुछ और है। जो वो कह रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो इस पर स्टैंड कर जाएं तो पाकिस्तान के बच जाने की उम्मीदें हैं। वरना तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप बाहर नहीं आते फिर उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब को
मुलाकात का कहा गया है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताहाल अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ट्रैप कर लिया गया है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से वैसे भी अब एक खबर और भी आ रही है कि इमरान खान ने जब इंतज़ार हुसैन पंजोता को कुछ अहकाम दिए थे, वो बाहर आके जब उन्होंने बताए तो बड़ी नागवारी का इजहार किया PTI की क़यादत ने, और उन्होंने कहा कि यार ये किस तरह होगा और कैसे होगा एहतजाज, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप इन बातों से खुद ही समझ जाइए कि इंतज़ार हुसैन पंजोता को क्यों उठवा लिया गया है। और मुझे तो यह भी डाउट है कि इंतज़ार को मुमकिन है कि क़यादत में से ही किसी ने सिफारिश करके अगवा करवा दिया हो, उठा दिया हो कि सर इसको उठा लें, अगर इसने बाहर आके कुछ बोल दिया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। सो PTI की क़यादत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब पता नहीं इसमें से कौन कौन बिका हुआ है। वैसे तो उन लोगों को सलाम है जो 1 अरब रुपए तक की बोली को भी ठुकरा रहे हैं, उन तमाम अफराद को हमारी तरफ से सलाम है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग।